हाय लेवंथीज, वेलकम बैक अगेन। हम लोगों ने, आपको याद होगा, पढ़ा था लास्ट क्लास में फाइनेंशियल एडजस्टमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। इसमें आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं। आप लोगों को मैंने बेसिक्स बताए और उसके साथ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की बात करी जिसमें आपने देखा था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यूज करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालना या उन्हीं के इंटरनल आइटम्स को कैलकुलेट करना, वो कैसे किया जाता है। तो अभी हम जो आज बात कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा है एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी तक आपके क्वेश्चंस कैसे थे? आपको इस तरीके से एक ट्रायल बैलेंस दिया होता था। एक ट्रायल बैलेंस आपको इस तरह से दिया होता था जिसमें ये डेबिट साइड होती थी और एक क्रेडिट साइड, और आपको एडजस्टमेंट में केवल क्लोजिंग स्टॉक एक अकेली एडजस्टमेंट दी होती थी जिसको आप यूज किया करते थे। और आपको याद होगा क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट आपने क्या किया। डबल ट्रीटमेंट था इसका, याद पे दिला देता हूं। एक तो आप इसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाला करते थे और एक इसे आप बैलेंस शीट में ले जाकर एसेट साइड में लिखा करते थे। तो ये डबल ट्रीटमेंट थे। तो आज हम कुछ फर्दर एडजस्टमेंट करते हैं, लगभग 7-8 अच्छी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे जो आप अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी कुछ एडजस्टमेंट के साथ में। तो एडजस्टमेंट क्या होती हैं? these are the these are the additional information which are given other than trial balance। ये ट्रायल बैलेंस से अलग आपको दी होती है। while preparing final account, these adjustments need to be adjusted। फाइनल अकाउंट बनाते टाइम इन एडजस्टमेंट को आपको एडजस्ट करना होता है। every adjustment must have two impacts। हर एक एडजस्टमेंट के कम से कम 2 इंपैक्ट तो होने ही हैं। हर एक एडजस्टमेंट के कम से कम 2 इंपैक्ट तो होने ही हैं। सर ये बात कैसे कह रहे हैं आप? देखो बेटा, मैं आपको बताता हूं। अब हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। जब से सबसे पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपसे कोई क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री पूछे, तो इसकी एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आपको याद है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं हम बाय क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आपसे कोई इसकी जर्नल पूछता है, क्लोजिंग एंट्रीज पूछता है, तो आप ये एंट्री करेंगे। और डबल ट्रीटमेंट क्या था? एक तो बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाते हैं, और एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। ये बात आपको पता है, ये वो ट्रीटमेंट है जो आप पहले कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके बाद हम अगर आगे बढ़े दूसरे के साथ में, अब दूसरे के साथ में मान लो मैं आपके सामने लेके आया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ध्यान देंगे बेटा, आपको यहां पर वेजेस दे रखा है 10,000 दे रखा है। आप क्या करते थे? आप जब कोई एडजस्टमेंट नहीं होती थी तो आपको यह पता है कि वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, आप इसे उठा के ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देते थे टू वेजेस 10,000। बिल्कुल ऐसा ही किया करते थे ना। लेकिन अगर मैं इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाकर नीचे लिख दूं, आपको एडजस्टमेंट में दे रखा हो आउटस्टैंडिंग वेजेस या फिर वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, वो एक ही बात है। वेजेस ड्यू तो हुआ लेकिन पेड नहीं हुआ, और ये मान लो आपको दे रखा है 2,000 का।
तो अब ये क्या बताना चाह रहा है आपको कि टोटल वेजेस 10,000 जो ट्रायल बैलेंस में है, और नीचे कह रहा है भी आउटस्टैंडिंग भी है 2,000। मैंने आपसे बोला कि एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि देखो, एडजस्टमेंट और ट्रायल के आइटम में फर्क समझो। ये बात यहां लिखी हुई है, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस एंट्री का जर्नल नहीं हुआ अभी तक। अब आपको कैसे पता जर्नल नहीं हुआ? क्योंकि अगर इस एंट्री का जर्नल हो चुका होता तो इसका लेजर भी हुआ होता। जिसका जर्नल होता है उसका लेजर भी होता है, और अगर लेजर हुआ है तो लेजर का मतलब ट्रायल बैलेंस भी बना होगा, जिसका लेजर हुआ वो आइटम ट्रायल बैलेंस में पहुंच जाती। तो इस बात का मतलब है कि इस एंट्री का जनरल लेजर अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि अगर इसका जनरल लेजर हो चुका होता तो ये आइटम भी सेम ट्रायल बैलेंस में होती। तो एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट आप समझ रहे ना क्यों है? क्योंकि उसका जनरल अभी तक नहीं हुआ, और जनरल के इफेक्ट कितने होते हैं? 2। हर एक जनरल 2 जगह जाती है, तो इसलिए इसका डबल इफेक्ट है। अब आपके सामने आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर कभी आ जाता है 2,000, इसका मतलब आपको देना बाकी है। तो ऐसे केस में जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप कैसे ट्रीट करेंगे इसको? आप ट्रेडिंग में वेजेस आपके 10,000 थे ना, आप उसमें ऐड करके दिखाना आउटस्टैंडिंग वेजेस कि भैया अभी 2 बाकी भी हैं। इसका मतलब फर्म के टोटल वेजेस कितने के हैं? 12,000 के। और आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि भाई जो देना बाकी है वो तो लायबिलिटी भी है, तो आपको बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 भी लिखना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, अगर आपके सामने कभी भी आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस आ रहा है, अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ रहा है, तो आपका ट्रीटमेंट क्या है? डबल ट्रीटमेंट। एक तो आप एक्सपेंस में प्लस करेंगे, और एक बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी उसका नाम है उसका अमाउंट लिख के दिखाएंगे। तो आपको ये बात समझ में आती है? और अगर जनरल की बात की जाए तो इसकी जनरल होती है वेजेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? वेजेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ऐसा जरूरी नहीं है कि एंट्री वेजेस पर ही हो, ये एंट्री तो सैलरी पर भी हो सकती थी। अगर ये सेम एंट्री सैलरी पर होती तो सैलरी तो P&L में जाता है। फर्क कितना है कि सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी लिख देता, और P&L में अगर मैं सैलरी लिखता तो मैं सैलरी में प्लस करके दिखा देता। ट्रीटमेंट तो सेम ही है। अकाउंट आपको पहचानना है कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग का है, और इनडायरेक्ट है तो P&L का है। ये बात क्लियर रहेगी? तो हम इस तरह से कर सकते हैं, अगर सैलरी होता तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये आपके सामने दूसरी एडजस्टमेंट आई है आउटस्टैंडिंग वेजेस की। आप चाहें तो मैं साथ में एक समरी व्यू बना सकता हूं। सबसे पहले हमने पहली एडजस्टमेंट पढ़ी क्लोजिंग स्टॉक, आपने इसका डबल इफेक्ट देखा, ट्रेडिंग के तो क्रेडिट में और बैलेंस शीट में एसेट्स। फिर आपने दूसरी एडजस्टमेंट पढ़ी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपने इसका ट्रीटमेंट देखा कि एक्सपेंस में तो प्लस कर दिया और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में इसको हमने शो कर दिया। तो हमारी 2 एडजस्टमेंट आज की अभी तक की डन हुई। थर्ड एडजस्टमेंट पे जाते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट का नाम है वेजेस पेड इन एडवांस। वो कह रहा है कि आपने 2,000 रुपए एडवांस पे कर रखे हैं पहले से ही, अगले साल के, इस साल के हैं ही नहीं। इसे ही बोलते हैं प्रीपेड वेजेस, इसे ही बोलते हैं प्रीपेड वेजेस। वैसे प्रीपेड का बहुत बार ये नाम भी मिलेगा आपको, अनएक्सपायर्ड। अगर प्रीपेड है तो क्या मिलेगा? अनएक्सपायर्ड। तो सर अब क्या करते? बेटा अंडरस्टूड होना चाहिए आपको। अब आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होते, ट्रेडिंग अकाउंट, तो जब वहां वेजेस कितने थे? जैसे वेजेस पहले आपके 10,000 और 2,000 इसमें प्रीपेड है, यानी इस साल के नहीं है, तो इसका मतलब इस साल के कितने हैं? 8,000। ठीक है, और जो आपने पहले से ही पेड कर दिया, याद करो वो प्रीपेड तो एसेट्स होता है, तो बैलेंस शीट में एसेट्स में आप लिख के दिखाएंगे प्रीपेड वेजेस 2,000। सर डबल ट्रीटमेंट क्या कहता है? बेटा बहुत सिंपल कहता है कि एक्सपेंस में से तो माइनस कर दो और बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखा दो। और जनरल एंट्री की बात करो तो प्रीपेड वेजेस डेबिट टू वेजेस। अगर जनरल एंट्री आपको जाननी है, प्रीपेड वेजेस डेबिट टू वेजेस, तो आपके सामने तीसरी एडजस्टमेंट आई है प्रीपेड एक्सपेंस की। मैं यहां भी लिख देता हूं कि कभी भी अगर आपको कोई एक्सपेंस प्रीपेड मिलता है तो आप उसे एक्सपेंस में से माइनस कर दो और बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखा दो।
बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखा दो। तो तीन चीजें आपको ओके होती हैं। ठीक है जी, हम आगे बढ़ रहे हैं तीन के बाद। अब मान लो आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है, फोर्थ पर आ गए बच्चे, डेबिट और क्रेडिट। यहां कमीशन दिया होता है, कमीशन, और कमीशन दे रखा है 15,000। पता है आप क्या करते हैं हर बार? आप इस कमीशन को उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, बाय कमीशन 15,000। इस तरीके हमेशा किया है ना? जी सर, किया तो है। अब एडजस्टमेंट सुन लो क्या कहना चाह रहे। अगर एडजस्टमेंट ये होती, क्या होती? कमीशन एक्रूड, एक्रूड है अभी 2,000, मतलब एक्रूड का कि अर्न तो हो गया। एक्रूड का मतलब क्या है? अर्न तो हो गया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, यानी मिलना अभी बाकी है। और जो मिलना बाकी है वो तो एसेट्स होता है। तो इस बात का मतलब क्या था कि कमीशन 15 तो ये रहा और 2 अभी मिलना बाकी है। तो क्या मैं ऐसे बोलूं 15 कमीशन था और 2 कमीशन अभी एक्रूड है? इसका मतलब फर्म का कमीशन कितना है? 17,000। और बैलेंस शीट में एसेट्स में आप लिख के दिखाना एक्रूड कमीशन 2,000, क्योंकि वो आपकी एसेट्स है। तो अगर आपके सामने कभी भी एक्रूड कमीशन आ जाए, कभी भी एक्रूड कमीशन आ जाए, तो आप क्या करेंगे? एक्रूड इनकम कोई भी आ जाती है तो उसे आप इनकम में प्लस कर देना और बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखा देना, सिंपल। और अगर एंट्री की बात की जाए तो आपने जनरल में भी पढ़ा है, एक्रूड कमीशन टू कमीशन, एक्रूड कमीशन टू कमीशन। ठीक है सर, तो ये आपकी एंट्री नंबर 4 हो गई। जब हम 5th एंट्री के साथ बात करेंगे उसे मैं क्या ही लिखूं, बट डायरेक्ट बता देता हूं। अगर आपके सामने एडवांस कमीशन आ जाए, एडवांस कमीशन मतलब कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आपको पहले से ही मिल गया। अभी तो आपने जैसे वहां पर किया था प्रीपेड में, सेम वही करेंगे। क्या करेंगे? इसे इनकम में से माइनस, यानी कमीशन, अगर इनकम का नाम हमारा क्या है यहां पर? कमीशन, तो इसे कमीशन में से माइनस और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाएंगे एडवांस कमीशन, क्योंकि जो एडवांस मिल गया वो लायबिलिटी है। और अगर जनरल एंट्री की बात की जाए तो कमीशन डेबिट, कमीशन डेबिट टू एडवांस कमीशन। ठीक है सर, तो आपके सामने आ गई हैं कुल मिला के अभी तक की 5 एंट्रीज। अब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं, एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6। एडवांस कमीशन के बाद हमारा आता है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट, आप एक बात बताओ मुझे, आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है, उसमें डेबिट और क्रेडिट साइड, दो साइड है डेबिट और क्रेडिट। ये डेटर्स हैं 1,00,000 रुपए। आप डेटर्स का क्या करते हैं? आप डेटर्स को हर बार बैलेंस शीट में यहां पर एसेट्स में लिख देते हैं डेटर्स 1,00,000। ये बात हो। और अगर ट्रायल में कोई बैड डेप्ट लिखे हैं, पहले से ही कुछ बैड डेप्ट हो रखे थे 2,000, पहले से ही कुछ बैड डेप्ट हो रखे थे 2,000, आप इनका क्या करते थे? इनका तो आपको पता ही है, तो आप P&L में लिखते थे, इन्हें आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा करते थे बैड डेप्ट 2,000। तो ये वो पुरानी बात है जो आपने पहले पढ़ी हुई है, ये बात ओके। अब मान लो मैंने एडजस्टमेंट में लिख दिया राइट ऑफ फर्दर बैड डेप्ट, राइट ऑफ फर्दर बैड डेप्ट, कि और बैड डेप्ट हो गए, कितने हो गए? 1,000 रुपए के बैड डेप्ट और हो गए, या चलो 10,000 कर लेते हैं, 10,000 रुपए के बैड डेप्ट हमारे और हो गए। अब एक बात बताओ, 2,000 तो पहले से बैड डेप्ट है, 10 और हो गए, तो टोटल बैड डेप्ट 12 हुए ना।
तो एंट्री क्या करेंगे आप ट्रीटमेंट, जो अभी आपने यहां 2 दिखाया था वो इस तरह से दिखाया जाएगा, पहले बेड डेट 2 प्लस फर्दर बेड डेट 10। तो यहां पर बेड डेट कितने हो गए 12,000। और बैलेंस शीट में जो डेटर थे, बैलेंस शीट में जो डेटर थे 1 लाख थे, तो उसमें से बेड डेप्ट माइनस हो जाएंगे कितने 10,000 के बेड डेट हो गए 10,000। तो डेटर अब कितने बचे 90,000 के। कितने डेटर हुए 90,000 के। अगर इसके जनरल एंट्री की बात की जाए तो 2 एंट्री होती है इसकी। सबसे पहले बेड डेप्ट होना, तो बेड डेप्ट की एंट्री होती है बेड डेप्ट डेबिट टू डेटर्स, क्योंकि बेड डेट नुकसान है और डेटर्स की वैल्यू कम हो जाती है। सबसे पहले एंट्री होगी बेड डेप्ट डेबिट टू डेटर्स, क्योंकि बेड डेप्ट नुकसान है, डेटर की वैल्यू कम हो जाती है। और उसके बाद अगली एंट्री, इन बेड डेप्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट में ट्रांसफर करते हैं ना, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट्स, अमाउंट जैसे कितना है 10,000। तो एंट्री मत भूलना, इस केस में हमारी 2 एंट्री। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इसके बाद। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप जरा बात करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। आपको याद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जो भी प्रोप्राइटर बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। उस कैपिटल पर बिजनेस वाला जो हमारा बिजनेस है वो प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट देता है ना। तो जब भी हम उसको इंटरेस्ट देते हैं तो बिजनेस का तो खर्चा होता है। अगर आप याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में प्लस किया जाता था और कैपिटल में ही माइनस किया जाता था। क्यों? क्योंकि बिजनेस का खर्चा था, बिजनेस का खर्चा था और मालिक को मिलना था। तो वैसे अगर कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके सामने आता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहता है पी एंड एल के डेबिट में डाल दो और कैपिटल में प्लस कर दो। पी एंड एल के डेबिट में डाल दो और कैपिटल में प्लस। एग्जांपल के लिए क्वेश्चन में आपको कैपिटल दे रखी है 1 लाख और एडजस्टमेंट लिखी है चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओ 10%। अब क्या करोगे, 1 लाख है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओगे तो इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में IOC 10%, 1 लाख का 10%, क्योंकि बिजनेस का खर्चा है 10,000। और इसे कैपिटल में प्लस कर दो। बैलेंस शीट में जब कैपिटल लिखोगे 1 लाख, उसमें प्लस कर देना IOC 10,000। तो आपके सामने ये कुल मिलाकर कितनी एडजस्टमेंट आ गई, 7 एडजस्टमेंट आ गई। इन 7 एडजस्टमेंट के बेसिस पर आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप इजीली कर सकते हैं। पहले 3-4 क्वेश्चन में आपके सेम एडजस्टमेंट अप्लाई होंगी, तो इन्हें आप अपनी बुक में फॉलो करना, जो क्वेश्चंस उन्हें फॉलो करना। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इसमें फर्दर क्वेश्चंस ऐड करूंगा, तो क्वेश्चन के साथ वीडियो बनाएंगे। अभी 4-5 एडजस्टमेंट ऐसी और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डेटर्स पे जुड़ी हुई जो एडजस्टमेंट है वो 2-3 और आने वाली है, जैसे बैड डेप्ट हो गया, डेटर्स का प्रोविजन आने वाला है, डेटर्स का डिस्काउंट आने वाला है, और अगर हमारा डेटर्स में कुछ कभी कोई बिल डिसऑनर्ड हो जाए तो वो भी आने वाला है। तो 2-3 चीजें अभी ऐसी आएंगी जो फर्दर क्वेश्चंस को बढ़िया बनाएंगी। उससे पहले बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उन सब में ये वाली एडजस्टमेंट आप फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर।